Hello, my dear children. Today we are going to read lesson number 3 from our book, and name of the lesson is Glimpses of the Past. It is written by S.D. Sawant. अब बच्चों, glimpses का मतलब क्या होता है? It means झलकियाँ, झलक, किसी चीज़ की छोटी छोटी झलक दिखाना. That is called as glimpses. This lesson narrates the rule of Britishers in India from 1757 to 1857. ये 100 साल का जो पीरियड था ब्रिटिशर्स का, फ्रॉम 1757 टू 1857, इसके बारे में आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया मेड अ ह्यूज चेंज इन पीपल्स लाइफ. ये सब आप एसएसटी हिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो यहाँ के लोगों की लाइफ जो है वो बहुत चेंज हो गई थी. They treated the Indians badly and started to overrule them. तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो फ्रेंड बन के आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? They started treating our people, हमारे लोग जो हैं इंडियंस, उनको बहुत बुरा बर्ताव करने लगे उनके साथ. And they started to overrule them. The Britishers exploited the natives by demanding high taxes and held the lands of the peasants and farmers. तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने नेटिव, हमारे जो यहाँ के लोग थे, उनको खूब एक्सप्लॉइट किया. एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है किसी का गलत तरीके से फ़ायदा उठाना. और उन्होंने बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए किसानों पे, है ना, जो भी खेती बाड़ी वगैरह करते थे उन पे ज़मीन का लैंड टैक्स और तरह तरह के टैक्सेस, यानी लोगों को लूटना शुरू कर दिया एक तरह से. आफ्टर सीइंग द पॉवर्टी एंड सफरिंग्स ऑफ द पीपल, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, सफरिंग यानी मुसीबतें या तकलीफ़ें. मैनी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जॉइन टुगेदर टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो जब बहुत टाइम हो गया और लोगों को एहसास हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करने लग गए हैं, हम पे अत्याचार करने लग गए हैं, तो सबके मन में ये चीज़ आई कि हमें इन्हें बाहर निकालना होगा और अपने देश को बचाना होगा. आप सबने सुना है ना नाम गांधी जी का, भगत सिंह का, और भी बहुत सारे, लक्ष्मीबाई, बहुत सारे नाम है जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो. ये सब वो लोग थे, वो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी. Thus, it paved the way for the first war of Indian independence. तो हम सबको पता है that India got independence in 1947. लेकिन ये जो पहला वॉर, यानी कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की जो लड़ाई है, वो 47 में ही थोड़ी हुई थी. सबसे पहला जो शुरुआत सबसे पहली हुई थी, दैट वाज इन 1857. तो ये जो इसको 1857 को एक तरह से फर्स्ट वॉर बोला जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस का. तो इसी पीरियड को 1757 से 1857 वाले पीरियड को आप यहाँ देखने वाले हो. सो बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस. पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर की तरह. आप सब ने कॉमिक बुक पढ़ी होगी, चाचा चौधरी और इस तरह की बहुत सारी जो आती है, जिनमें कार्टून्स जैसे बने होते हैं कुछ, और उनके ऊपर बबल्स होते हैं. पिक्चर के ऊपर बबल हैं जिसमें उनके डायलॉग लिखे होते हैं. तो ये पूरा चैप्टर जो है आप उसी तरीके से पढ़ेंगे, पिक्चर्स के साथ. हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. These pictures and speech bubble. Speech bubble यानी किसी इंसान की फोटो है और उसके बाद ऊपर एक बबल सा बना हुआ है और इसमें कुछ डायलॉग लिखे हुए हैं, उसे कहते हैं स्पीच बबल. Will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो जब आप ये स्पीच बबल्स पढ़ोगे आपको पूरे हालात पता चलेंगे कि कैसे पहला जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो युद्ध था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस, क्या परिस्थितियां थी उस वक्त जो ये शुरू हुआ. तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको 9 सब टॉपिक्स, एक तरह से कह सकते हैं 9 सीन्स दिखाए गए हैं. 9 सीन्स. जो सबसे पहला सीन दिखाया है उसकी हेडिंग है द मार्टिर्स. मार्टिर किसको कहते हैं? मार्टिर हम कहते हैं हिंदी में शहीद को. अ पर्सन हु सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ कंट्री. किसी भी देश को आज़ाद करने के लिए, यानी अपने खुद के देश को आज़ाद करने के लिए जो अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है, उसे हम शहीद कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं
द मार्टिर्स। तो यहाँ जो सीन आपको दिखाया जाएगा आगे, लेट्स सी फर्स्ट दैट। सो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं जो पहला सीन है, ये सीन जो है एक फंक्शन हुआ था दिल्ली में आज़ादी के बाद की बात है ये। उस फंक्शन में लता मंगेशकर, आप सबने नाम सुना होगा, लता मंगेशकर वो सिंगिंग अ हिंदी सॉन्ग। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया गया है इस बबल में, अगर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपनी बुक में, आप आराम से दिख जाएगा आपको। क्या लिखा हुआ है? ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स as you recall the sacrifices of India's martyrs। इसका हिंदी वर्जन जब मैं आपको बताऊंगी तो आप समझ जाओगे कौन सा सॉन्ग है। यस, आई होप आपको पता चल गया होगा। ये सॉन्ग है ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। सुना है ना सबने? तो ये सॉन्ग लता मंगेशकर ने उस वक्त गाया था। और क्यों गाया था? उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में अपनी जान गंवा दी थी। तो जब लता मंगेशकर ये सॉन्ग गा रही थी, व्हेन शी वाज सिंगिंग इन द फंक्शन इन दिल्ली, तो वहाँ पे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ मौजूद थे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है, और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री है, यहाँ पे इंदिरा गांधी भी है। तो बहुत सभी सेंटिमेंटल हो गए थे इसको देख के, आँख में पानी आ गया था लोगों के जो सुन रहे थे वहाँ पे। नीचे देखिए आपको बहुत सारे लोगों की पिक दी गई है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, बहुत सारे लोग हैं ना, सुभाष चंद्र बोस हैं, रानी लक्ष्मीबाई है। इन सब ने अपनी जान जो है वो देश के लिए दी थी, यानी दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। तो इस गाने को जब आज भी आप सुनते हो तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव गॉन थ्रू मेनी स्ट्रगल्स, मेनी पीपल हैव लेड देयर लाइफ टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। तो ये आपका फर्स्ट सीन है जहाँ पे दिल्ली का ये सीन दिखाया गया है। नाउ द सेकेंड सीन इन द लेसन इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कंपनी यहाँ पे है ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कब्जा करना। किस तरह से ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे हमारे ऊपर कब्जा करना शुरू किया। और ये जो कॉन्क्वेस्ट है ये दिखाया गया है फ्रॉम 1757 टू 1849। सो नाउ कंपनीज कॉन्क्वेस्ट में आपको सबसे फर्स्ट पिक्चर ये दिखाई गई है। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। तो ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये इंडिया 1765 का है। अब यहाँ पे जो येलो वाला आप हिस्सा देख रहे हो, ये सारा जो भी देख रहे हो येलो कलर में, ये क्या है? ये इंडियन प्रिंसेस, यानी इस दौरान ये सारा एरिया जो है ये हमारे अंडर में था। यहाँ इंडिया के जो प्रिंस थे उनके अंडर में था। और जो पिंक कलर की टेरिटरी देखिए, ये बहुत थोड़ी सी है, ये ब्रिटिशर्स के अंडर में आई हुई थी। 1765 की बात है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1757 में यहाँ इंडिया में आई थी। एंड लेटर ऑन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपने आप को यहाँ पे एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। यानी इंडिया पे धीरे धीरे ये लोग अपना राज जमाने का ड्रीम देखने लगे। सो मेन रीज़न क्या था ब्रिटिशर्स यहाँ पे सरवाइव कर पाए इंडिया में? क्योंकि इनके पास जो है वो सुपीरियर वेपन्स थे। लिखा भी है ना, विद इट सुपीरियर वेपन्स। इनके पास जो हथियार आर्म्स थे वो हमसे बहुत सुपीरियर थे, इस वजह से ये यहाँ टिक भी पाए। अब ये सेकेंड पिक्चर में देखिए क्या लिखा हुआ है हेडिंग ऊपर, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब ये जो शब्द आप देख रहे हो, शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है जो दूरदर्शी नहीं होता, जो भविष्य की चीज नहीं देख सकता है, जिसे सिर्फ अब का फायदा दिखाई दे रहा है। जैसे कई बार कुछ आपने देखा होगा, किडनैपर्स जैसे होते हैं, मान लीजिए वो अगर किसी को किडनैप कर रहे हैं, छोटे बच्चे को भी, तो वो सबसे पहले क्या दिखाते हैं, उसको टॉफी चॉकलेट दिखाते हैं ना। अब वो बच्चा जो है वो आगे की समझ नहीं पाता है कि आगे क्या होने वाला है, उसे अब का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। क्या प्रॉफिट है अब का? उसे टॉफी मिल रही है या चॉकलेट मिल रही है। उसी तरह से जो हमारे यहाँ इंडियन प्रिंस थे उनको आगे की सोच नहीं दिखाई दे रही थी कि भविष्य में क्या होने वाला है, ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या करने वाले हैं। देखिए बबल में क्या लिखा हुआ है, दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो आपस में राजा जो हैं वो इनमें लड़ाइयाँ चलती रहती थी, और किसी राजा ने, मान लीजिए एक ने कहा कि अरे वो नया राजा मुझे डिफीट करेगा, चलो हम ब्रिटिशर्स की मदद लेते हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प अस, ब्रिटिशर्स मेरी हेल्प करेंगे और मैं उस राजा को हरा दूंगा।
अब इन्हें अब का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था कि मैं उस राजा को हरा दूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ब्रिटिशर्स मदद क्यों कर रहे हैं, हो सकता है वो मेरे साथ कुछ करना चाहें, टेरिटरी मेरी जो एरिया है उसको भी अपने कब्जे में कर ले, ये सोच उनके पास नहीं थी। वो ब्रिटिशर्स की मदद ले रहे थे किसी दूसरे राजा को हराने के लिए, और ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जो दो लोग आपस में लड़ रहे थे उन्हें और भिड़ाया। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ते ही हो, है ना। सो द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। जो प्रजा थी उसमें बिल्कुल शांति नहीं थी, क्योंकि आए दिन फाइट्स होती रहती थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. Subdue का मतलब होता है किसी को दबाना। तो ये जो इन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की हेल्प ली, तो ब्रिटिशर्स ने भी इन टर्न क्या किया, दे स्टार्टेड टू टेक ऑल द पावर्स एंड कंट्रोल्स फ्रॉम इंडियन रूलर। उन्होंने धीरे धीरे सारे पावर जो है अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए। तो ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन लोगों को क्या समझते थे, वो समझते थे बहुत वीक हैं, बहुत ही बेवकूफ़ हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, सो डिवाइड देम एंड लेट अस रूल, हम रूल करेंगे इन पे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. तो बहुत सारे प्रिंस जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे रूलर भी थे जैसे कि टिप्पू सुल्तान। ही अंडरस्टूड द ब्रिटिश पॉलिसी, उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये क्या करने वाले हैं। सो ही फॉट अगेंस्ट देम अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ। आखिरी सांस तक उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन बदकिस्मती से वो डिफीट हो गए, हार गए बैटलफील्ड में, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ ठोस नहीं कर पाए ये वैसे। बट ही वॉज अ ब्रेव मैन हु फॉट फॉर द गुडनेस ऑफ हिज पीपल, जो लोगों की भलाई के लिए, अपने देश को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। अब देखिए सेकेंड सीन के लास्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया है, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। तो इंडिया के जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था, ये ब्रिटिशर्स के प्रति क्या रिएक्शन था। तो एक पार्ट में तो आप देख रहे हो जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और एक पार्ट में आप देख रहे हो जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहले वाले लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं थैंक गॉड ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए, यहाँ आके उन्होंने एकदम शांति फैलाई है, और हमारी किस्मत भी इन्हीं के हाथ में है, भगवान ने ही इन्हें भेजा है हमारा उद्धार करने के लिए, ये ऐसे सोचने वाले थे। सेकंड पार्टी क्या सोच रही है, इनके समझ में आ रहा था कि भाई ये तो कुछ लंबा प्लानिंग करके आए हैं, एंड दे आर गोइंग टू रूल अस, हम तो अब इनके स्लेव बन गए हैं, राजा जैसे भी थे लेकिन हमारे लोग थे, नाउ वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स गिवन बाय सम फॉरेनर, ये ब्रिटिशर्स की बात हमें माननी पड़ेगी। द थर्ड सीन इज ब्रिटिश रूल from 1765 to 1836। अब ये जो ब्रिटिश रूल का पीरियड था 1765 to 1836, इट वाज द पीरियड ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीव्स। इस दौरान लोगों में बहुत ही अंधविश्वास टाइप की चीज़ें फैली हुई थी, जैसे अनटचेबिलिटी, कि कोई नीची जाति का है उसको टच नहीं करना है, और ये ऊंची जाति का है इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एक था चाइल्ड मैरिज, आपने सुना ही होगा इसके बारे में, और इन्फीरियरिटी ऑफ वुमेन, औरतों को बिल्कुल भी राइट्स नहीं दिए जाते थे। इस तरह का दौर इस दौरान चल रहा था। आप जो पिक्चर में देख रहे हो, देखिए ये जो उस दौरान के जो संत महात्मा माने जाते थे, तो ये लोगों को प्रीच कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक कह रहा है एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन, जो भी समुद्र पार करके किसी दूसरी जगह चला जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, औरत जो है हर फसाद की जड़ है, गरीबी वगैरह सब कुछ इसी की वजह से होती है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये जो प्रैक्टिसेस थी लाइक चाइल्ड मैरिजेस एंड ऑल, वो सब उस दौरान ज़्यादा थी। तो ये प्रैक्टिस जो है ये सिर्फ यही नहीं है कि इन्फीरियर छोटे लोग ही करते थे, ये जो सुपीरियर लोग थे, अपने आप को जो महात्मा बोलते थे, वो ऐसी बातें लोगों में प्रचार करते थे, जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ही एक बुराई की तरह इंडिया में सामने आई हुई थी। The truth was that Indians had lost self-respect. The Britishers scorned them. तो जो इंडिया के लोग थे उनमें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं बची थी एक तरह से। और ब्रिटिशर्स, जब हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा। सो ब्रिटिशर्स ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन इंडियंस एंड दे स्टार्टेड ब्रेन वॉशिंग द रूलर्स अगेंस्ट देम। तो जो इंडियन चमचागिरी टाइप करते थे ब्रिटिशर्स की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, देखिए ये जो आदमी है ये क्या कह रहा है, इस बाउल में देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। ब्रिटिशर्स जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं कि इंडिया के लोग जो हैं वो भरोसे के लायक नहीं हैं,
तो इंडिया का ही ये आदमी जो है ये क्या कह रहा है कि साहब मैं तो भरोसे के लायक हूँ, यानी कुछ हमारे अंदर ही ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स की साइड में मिल गए थे और अपने ही लोगों को धोखा दे रहे थे। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Abandon यानी छोड़ देना। तो ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट कर दिए टू टॉर्चर द इंडियंस, कि किस तरह से इनसे ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए, क्योंकि उन्हें क्विक प्रॉफिट चाहिए था अपने बिजनेस के अंदर। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग, आई मीन दे ऑलरेडी इंक्रीज्ड हेवी टैक्सेस। जो फार्मर्स थे उन पे जो टैक्स लिया जा रहा था उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जब टैक्स बढ़ा दिया गया तो फार्मर्स क्या करेंगे, उन जब जो भी फसल उगा रहे हैं वो सारा अगर टैक्स में ही चली जा रही है तो फार्मर्स दुखी हो गए, एकदम उन्होंने लैंड ही छोड़ दिया अपना, कि भाई हमें क्या फ़ायदा है फसल उगाने से जब हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, एवरीथिंग गोज टू द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने इनको भी धमकाना शुरू कर दिया कि अगर वो लोग टैक्सेस नहीं देंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, यानी इन्होंने चारों तरफ से लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। Still the British invented other methods which gave them more profit. तो सिर्फ यही नहीं कि किसानों पे टैक्स लगा दिया, किसानों को दुखी कर दिया, वो और नए नए दे फाउंड मेनी वेज टू एक्सप्लॉइट द पीपल, कि कैसे लोगों को टॉर्चर किया जाए और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड से सामान बन के यहाँ आता था, जो मैन्युफैक्चर होकर इंग्लैंड से और इंडिया में आता था, उस पर ड्यूटी लगती है, टैक्स लगाया जाता है, उन्होंने ये इंपोर्ट जो टैक्स लगता था उसको भी बंद कर दिया। प्लस ये कह दिया कि भाई जो हमारा सामान इंग्लैंड से बन के इंडिया में आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और इनकी रेट भी बहुत ज़्यादा। अब जब अपने यहाँ पे सामान उन्होंने बनाना बंद कर दिया, इंडियंस को बनाने नहीं देते थे और खुद का बना बनाया सामान यहाँ लाते थे, सो व्हाट हैपेंड, द पीपल वर फोर्स्ड टू पे मोर प्राइस फॉर द गुड्स, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन पॉवर्टी, लोग जो गरीब थे वो और भी गरीब होते गए। हमारी जो स्ट्रगल थी इंडियंस की वो किसी को, इन ब्रिटिशर्स को दिखाई नहीं दे रही थी। सो द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। The British policies ruined the expert artisans and their business. तो जो ब्रिटिशर्स का रूल था, it destroyed all the small business in India. जितने भी छोटे मोटे भी बिजनेस करने वाले थे, जो आर्टिजन्स थे, कुछ अपना काम करते थे, वो सबका जॉब चला गया इनके आने से, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। एंड फाइनली द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स रिजल्टेड इन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ऑल्सो लॉट ऑफ डेथ। क्यों, क्योंकि 1822 से 1836 के बीच 15 लाख ऑफ इंडियन डाइड, 15 लाख इंडियन जो थे वो मारे गए। क्यों, बिकॉज ऑफ स्केसिटी ऑफ फूड, खाने की कमी थी, उस कमी की वजह से ब्रिटिशर्स को तो कोई मतलब नहीं था। सो दिस वॉज द ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1765 टू 1836। नाउ द फोर्थ सीन इज राम मोहन रॉय। आपने नाम सुना होगा, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्म समाज स्टार्ट किया था। सो वी आर गोइंग टू सी द पीरियड फ्रॉम 1772 टू 1833। Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो बंगाल से बिलोंग करते थे। इनके समझ में आ गया था कि देश में क्या गलत चल रहा है, यानी लोगों के दिमाग में जो गलत चीज़ है वो इनके पकड़ में आ गई थी। तो इन्होंने जो है वो लोगों को, अपने फेलो मेंबर्स को इन्फॉर्म किया दैट वी मस्ट नॉट कंसिडर अ सेल्फ इन्फीरियर, हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम जो इन ब्रिटिशर्स के आने के बाद खुद को नीचा समझने लग गए हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ही बिलीव दैट एंशियंट कल्चर ऑफ इंडिया वॉज ग्रेट, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है हमारी, वो बहुत महान है और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए, है ना। ये इन्होंने लोगों को, अपने फेलो मेंबर्स को समझाना शुरू किया। और ही थॉट दैट फर्स्ट स्टेप वॉज टू चेंज द सोसाइटी बाय डिस्ट्रॉइंग द फॉल्स बिलीफ। ये जो गलत सोच लोगों के दिमाग में थी ना कि ब्रिटिशर्स हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए इंडिया में आए हैं, यही जो सोच है, दिस वॉज द लीडिंग कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। राजा राम मोहन रॉय के अकॉर्डिंग ये जो सोच थी यही असली जड़ थी प्रॉब्लम की। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, एक दिन राजा राम मोहन रॉय जो है अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी उमा को कहा दैट काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, सो लाइकवाइज डिफरेंट टीचर्स माइट हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ ईच रिलीजन रिमेन्स द सेम। कितनी अच्छी बात बताई है उन्होंने कि गाय जो है अलग अलग रंगों की होती है, कोई काली है, कोई सफ़ेद है, कोई भूरी है, मैनी कलर्स काउ,
but their milk is of same color. सफ़ेद ही होता है सबका दूध, isn't it? उसी तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने समझाने की कोशिश की that all the people are different but the blood inside is same. The religion, कोई भी धर्म हो चाहे, और धर्म के जो गुरु होते हैं वो सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, वो एक ही बात सिखा रहे हैं, वैसे क्या दे रहे हैं, वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं. सो दो देर आर सेवरल गॉड्स एंड सेवरल रिलीजन्स अराउंड अस, तो राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि सभी रिलीजन का एसेंस जो है, सार जो है, इट इज सेम. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. तो राजा राम मोहन रॉय का बहुत इंटरेस्ट था साइंस में और टेक्नोलॉजी में. इन्होंने जो है, इनका मानना भी यही था कि लर्निंग शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. सो उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने, लेकिन इनके न्यूज़पेपर को सस्पिशियस मान के, यानी ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि कुछ एंटी, हमारे खिलाफ कुछ चल रहा है, ये न्यूज़पेपर जो प्रिंट कर रहे हैं उसमें हमारे खिलाफ कोई ना कोई बातें छापी जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे पुट एन एंड टू द न्यूज़पेपर इन 1823. इनके न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया. He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them. तो राजा राम मोहन रॉय जो है, इन्हें पता लगाना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, इतने पावरफुल क्यों हैं. सो वो समुद्र पार भी गए, वहाँ जाके इन्होंने इंग्लैंड विजिट किया और वहाँ पे कई ब्रिटिशर्स से मिलके इन्होंने पता लगाया कि क्या है. उन्होंने फिर क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स यहाँ पे विषय नहीं है, यानी प्रजा, कि हम तुम्हें राजा मानने के लिए तैयार है लेकिन तुम भी तो हमें प्रजा मानो. ब्रिटिशर्स के लिए ये कह रहे हैं, यानी एक राजा का कर्तव्य जो होता है प्रजा के प्रति, इवन यू शुड फॉलो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इंडियंस. जब आप इंडिया पे रूल कर रहे हो तो उनको अच्छे से उनकी वो भी देखो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना. तो ये राजा राम मोहन रॉय के बारे में था. आप सबको पता भी होगा, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, नहीं भी है तो लेट मी टेल यू, राजा राम मोहन रॉय जो है ये मेनली किस वजह से याद किए जाते हैं. एक तो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की ही थी. अनदर थिंग वाज he gave lot of efforts towards abolishing the practice of child marriage and सती. जो उस टाइम में सती प्रथा थी उसको और चाइल्ड मैरिज, इन दोनों को हटाने के लिए इन्होंने बहुत बहुत कोशिश की थी और ये सफल भी हुए थे काफ़ी हद तक. तो बच्चों, ये जो आपने अभी इस चैप्टर में हमने 4 पार्ट्स, हम 4 सीन्स देख चुके हैं. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देयर आर ऑल टुगेदर 9 सीन्स. तो 4 सीन्स हम यहाँ देख चुके हैं. एक और वीडियो बना के मैं आपको इसमें बाकी के 5 सीन्स हम डिस्कस करेंगे. इनमें अगर 4 सीन्स में आपको कोई भी डाउट है, जो आपको समझ नहीं आया है, गो थ्रू योर बुक. एक बार एक्चुअल बुक को भी आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से भी समझ में आएगा. स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, हैव अ गुड डे.